Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Shankit Zarte. Today, we are going to discuss about the Jablonski diagram. उससे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं, एक बॉल है। अब ये बॉल हमें सिर्फ उजाले में ही दिखेगी, अंधेरे में ये बॉल नहीं दिखेगी। और इसका मतलब क्या कि सभी चीजें लगभग लगभग सभी चीजें हमें उजाले में ही दिखती है, अंधेरे में नहीं दिखती। फिर उजाले में ही क्यों दिखती है? क्योंकि जो भी चीज है, जो भी मैटर है, वो मैटर क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब हमें दिखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही हमें वो मैटर क्या करेगी, वो चीज क्या करेगी? लाइट एब्जॉर्ब करेगी और उसे रिफ्लेक्ट करेगी। अब दूसरी डायग्राम में देखिए, यहाँ पे तो अंधेरा है, फिर भी हमें एक चीज दिख रही है। वो भी सपोज ऐसे समझ लो बॉल ही है। ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस हमें अंधेरे में दिख रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो हमें अंधेरे में भी दिखते हैं। फिर ऐसा क्या है इन दोनों में डिफरेंस? सभी चीजें तो हमें अंधेरे में नहीं दिखती। फिर जो हमें दिन के उजाले में ही दिखेंगी, अंधेरे में नहीं दिखती, वो क्यों नहीं दिखती? उसके पीछे फिनोमिना है फ्लोरोसेंस फिनोमिना। और जो अंधेरे में भी दिख सकती है उसे बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस फिनोमिना। तो अभी ऐसा क्यों होता है कि उजाले में ही दिखेगी और ये अंधेरे में क्यों दिख रहे हैं? तो आपने देखा होगा रेडियम का एग्जांपल। रेडियम क्या करता है, या फिर इसी चीज को ले सकते हैं हम। तो इसमें जो अंधेरे में चीजें दिखती है वो क्या करती है, जब तक उसको लाइट मिलती है तब तो वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। और जब भी अंधेरा हो जाएगा, मतलब उसको लाइट नहीं मिलेगा, तब वो स्लोली लाइट जो एब्जॉर्ब की है उसे इमिट करेगा। मतलब जो चीजें हमें अंधेरे में दिख रही है, चमक रही है, वो क्यों चमकती है? क्योंकि उसने जब तक उसे लाइट मिलता था तो उसने लाइट एब्जॉर्ब किया। लाइट मिलना बंद हुआ, अंधेरा हुआ, तब उसने जो लाइट एब्जॉर्ब किया है उसका इमिशन वो करेगा, लेकिन स्लोली करेगा। इसलिए वो जब तक वो इमिशन करेगा तब तक हमें वो अंधेरे में भी चीज दिखाई देती है। लेकिन ये पहली वाली केस में वैसे नहीं है। पहले वाली केस में जो चीजें अंधेरे में दिखती नहीं है, वो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो चीजें क्या करती है, जब तक उसे लाइट मिलता है तब तक एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत ही उसे इमिट करते हैं। मतलब जो तुरंत इमिट करेंगे वो अंधेरे में दिखेगी ही नहीं, और जो स्लोली इमिट करेंगे वो अंधेरे में भी दिख सकते हैं। इसलिए फ्लोरोसेंस मतलब क्या है? द फास्ट इमिशन ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसकी इमिशन फास्ट अगर हो गई तो वो नहीं दिखेंगे। और फॉस्फोरेसेंस मतलब स्लो इमिशन ऑफ लाइट। मतलब वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उसका इमिशन स्लोली करेंगे, इसलिए अंधेरे होने के बाद भी वो दिख सकते हैं। तो ये गया फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। फिर ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन दिया है हमें जॉबलोन्स की डायग्राम ने, कि ये कुछ कंपाउंड या कुछ सब्सटेंसेस स्लो इमिट करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस फास्ट फास्ट इमिट करते हैं लाइट को। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स चाहिए हमें। तो बेसिक्स में देखिए, पहले टोटल स्पिन ऑफ द कंपाउंड्स कैलकुलेट करते आनी चाहिए। टोटल स्पिन कैपिटल एस इज इक्वल टू S1 S2 S3। अब टोटल स्पिन मतलब हमें क्या चाहिए कि एक कंपाउंड की टोटल स्पिन अगर निकालनी है तो उस कंपाउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स की क्या चाहिए हमें? स्पिन का समेशन चाहिए। जैसे S1 इज फॉर द स्पिन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, S2 फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन, S3 फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन।
जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने सभी इलेक्ट्रॉन की क्या करना है, हमें समेशन करना है, उसे बोलेंगे टोटल स्पिन। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हमारे एक सब ऑर्बिटल में कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। 2 से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। इसमें देखिए, जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला पहला इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन है। उसका मीनिंग क्या है कि वो जो पहला इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है, वो पहला इलेक्ट्रॉन की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसकी स्पिन हो गई +½ और इसी तरह जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो क्या रहेगी, हमेशा -½ मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा। मतलब एक सब ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कभी भी सेम नहीं रहती। एक अगर +½ है तो दूसरी -½ होगी। जो इसलिए पहला जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे वो हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा, +½ ही रहेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उसी सब ऑर्बिटल में तो उसकी क्या रहेगी, -½ रहेगी। तो एक की हो गई +½ और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया -½ वाला। तो ये ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर निकाली तो उसका समेशन जो आएगा वो होगा टोटल स्पिन। जैसे इसी एग्जांपल में ले सकेंगे कि एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फील के है, तो टोटल S कितना आएगा, तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की +½ दूसरे की -½ टोटल आंसर 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, नेक्स्ट क्या चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s+1। तो ये जो कैपिटल S है अभी हमने देखा, कैपिटल S मतलब क्या है, टोटल स्पिन, इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन हो गया S, 2s+1 हम निकालेंगे फॉर S इज इक्वल टू 1। मतलब टोटल स्पिन अगर 1 आई तो 2s+1 आंसर कितना आएगा, 3। इसका मतलब उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आई, मतलब वो ट्रिपलेट स्टेट में है। उसी तरह S इज इक्वल टू 0 आएगा तो 2s+1 में डाला तो आंसर कितना आएगा, 1। 1 मतलब वो क्या है, सिंगलेट स्टेट में। तो इस तरह से सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट रहते हैं। सिंगलेट स्टेट मतलब उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है और ट्रिपलेट स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है। फॉर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स S कैन बी 1 और 3, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आइदर एक तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा, उससे अलग नहीं आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखते हैं वो एग्जांपल। अब सपोज हमारे पास ए वाला एग्जांपल है, उसमें क्या है, सपोज ये है ग्राउंड स्टेट नीचे वाली और ऊपर वाली है एक्साइटेड स्टेट। हमारे पास ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, तो टोटल स्पिन कितनी आएगी, पहले इलेक्ट्रॉन की +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी क्या हो गई, -½ तो +½ -½ टोटल स्पिन हो गई 0। अब S इज इक्वल टू 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। इसलिए उसको क्या बोला, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में है और उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, सिंगलेट। अब B को देखते हैं। बी में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक है ग्राउंड स्टेट में, एक है एक्साइटेड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है +½ एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है -½ फिर से +½ और -½ मतलब फिर से 0। टोटल स्पिन 0 और उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी +1 या फिर 1 आएगी, इसलिए 1 आई, इसमें तो क्या हुआ, सिंगलेट। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया इसलिए सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब सी में देखते क्या है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है +½ एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन +½ ही है, दोनों के डायरेक्शन देख सकते हैं आप, अपवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए इसकी +½ और ये एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की +½ +½ +½ 1, मतलब टोटल स्पिन 1 हो गई। और 2s+1 इस फार्मूले में अगर हमने डाली तो मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, 2s+1 इज इक्वल टू 3। 3 है इसलिए क्या आएगा, वो ट्रिपलेट स्टेट है, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो ऐसे ये सिंगलेट और ट्रिपलेट रहते हैं। अगर सिंगलेट रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक
एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और ट्रिपलेट स्टेट है मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, क्लॉकवाइज रहेंगे। तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हैज अ हायर एनर्जी देन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या रहती है, हमेशा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा रहेगी। जॉबलोन्स की डायग्राम हम जब निकालेंगे तब क्या करना, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को हमेशा हायर एनर्जी पे दिखाएंगे, ट्रिपलेट को हमेशा लोअर पे दिखाएंगे। इसलिए S1 excited state of singlet is greater than excited state of triplet. तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम S0 to S1, S2 और S3 डिपेंड्स ऑन द एनर्जी एब्जॉर्ब। मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता, सिंगलेट स्टेट में। ये ए जो कंडीशन है वहां पे हम रहेंगे हमेशा। तो ये S0 स्टेट है, सिंगलेट स्टेट है 0। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा S0 से कहाँ पे जाएगा, S1, S2, S3 में जाएगा। मतलब सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट में ही जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम सिंगलेट टू ट्रिपलेट डायरेक्टली। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में जा नहीं सकता। सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन पहले सिंगलेट एक्साइटेड में जाएगा, फिर सिंगलेट एक्साइटेड से ट्रिपलेट में जाएगा। वो जॉबलोन्स के डायग्राम में क्लियर होगा। अब देखते ये है जॉबलोन्स के डायग्राम। इसमें देखिए जो ग्राउंड स्टेट है उसे बोलेंगे हम S0। 0 मतलब वो ग्राउंड स्टेट है, और S मतलब वो सिंगलेट स्टेट है। फिर ये एक्साइटेड स्टेट हो गई पहली वाली, उसे हम बोलेंगे S1। 1 मतलब एक नंबर की एक्साइटेड स्टेट, और S मतलब सिंगलेट स्टेट। फिर ये S2 दो नंबर की एक्साइटेड स्टेट। ऐसे S3, S4, Sn तक जाएगा। मतलब S0 मतलब ग्राउंड स्टेट, और S1, S2, S3 मतलब उसकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। फॉर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से कम एनर्जी है ट्रिपलेट की, तो इसके साइड बाय साइड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट भी रहेंगे, T1, T2। तो इससे पहले हमने पॉइंट देखा था कि सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट। तो ये गई सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये इधर के T1, T2 हो गए ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब सबसे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, हमेशा S0 पे रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा। तो हमने क्या रूल देखा था कि सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट में ही जंप करेगा, डायरेक्टली ट्रिपलेट नहीं जा सकता। अगर ये सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट में जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, S0 का इलेक्ट्रॉन S1, S2, S3 कहीं पे भी जा सकता है। तो हमने डायग्राम में दिखाया कि S0 का इलेक्ट्रॉन सपोज S2 में गया, सिंगलेट में ही जाएगा, तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो S2 में गया। अब ये S2 का इलेक्ट्रॉन फिर से S1 आ सकता है। अगर ये S2 का S1 अगर आया तो क्या हुआ, देखो एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ही आया, क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो नीचे है S0। फिर ये S2 भी एक्साइटेड स्टेट है, S1 भी एक्साइटेड स्टेट है। मतलब एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट में आया। उसने डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, एक्साइटेड स्टेट के एक्साइटेड स्टेट में ही है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं IC, इंटरनल कन्वर्जन। मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, तो उसे बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। अब S2 का इलेक्ट्रॉन S1 आया। अब ये S1 के इलेक्ट्रॉन को दो ऑप्शन है। तो S1 वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट आ सकता है, मतलब एक्साइटेड वाला इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट अगर आया तो उसे बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अब देखिए इस मैकेनिज्म को कुछ टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली S0 का इलेक्ट्रॉन यानी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट गया, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन फिर से ग्राउंड स्टेट आया। सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट गया, सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन फिर से सिंगलेट आया। इसलिए ये फास्ट एमिशन बोलते हैं इसे, इसलिए उसे फ्लोरोसेंस कहेंगे। अब ये S1 के इलेक्ट्रॉन के एक ऑप्शन था ग्राउंड स्टेट जाना। अब दूसरा ऑप्शन है S1 को उसकी स्पिन चेंज करना। S1 का इलेक्ट्रॉन जाएगा ट्रिपलेट में, मतलब सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन
ट्रिपलेट में भी जा सकते हैं, उसे हम कहेंगे ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, क्योंकि उसने सिस्टम चेंज की, सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन गया ट्रिपलेट में। तो ये दो ऑप्शन है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को दो ऑप्शन है, एक तो ग्राउंड स्टेट में आएगा उसे बोलेंगे फ्लोरोसेंस, या फिर वो ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा उसे बोलेंगे ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर ट्रिपलेट स्टेट में आया तो ये ट्रिपलेट स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन फिर से ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। अब ये ट्रिपलेट वाला ग्राउंड स्टेट में अगर आया तो उसे बोलते फास्फोरोसेंस। अब इसे फास्फोरोसेंस क्यों बोला? क्योंकि ये डिलेड इमिशन है, उसे टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि पहले सिंगलेट ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट एक्साइटेट में जाएगा, फिर सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा, अब ट्रिपलेट स्टेट का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा। मतलब यहाँ पे टाइम कहाँ पे लग रहा है कि सिंगलेट के इलेक्ट्रॉन को ट्रिपलेट में जाने के लिए। तो ये जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? डिलेड इमिशन। तो इसे बोलते हैं फास्फोरोसेंस का फिनोमिनन। तो ऐसे सिंगलेट, ट्रिपलेट, फ्लोरोसेंस, फास्फोरोसेंस, IC एंड ISC। IC मतलब इंटरनल कन्वर्जन, सिर्फ एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा। ISC मतलब सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में जाएगा। तो यह है जॉबलोन्स की डायग्राम। मतलब जॉबलोन्स डायग्राम में क्या है कि सिंगलेट में एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, वो सिंगलेट में जाएगा, और सिंगलेट का फिर से अगर ग्राउंड स्टेट आ गया तो उसे बोलेंगे फ्लोरोसेंस। अगर वो सिंगलेट का ट्रिपलेट में गया और फिर ग्राउंड स्टेट आ गया तो उसे बोलेंगे फास्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब क्या? तो फास्ट इमिशन विद इन 10⁻⁻8 सेकंड ऑफ लाइट। इससे कम में अगर वो इमिट हुआ या फिर ग्राउंड स्टेट में आया तो उसे बोलेंगे फ्लोरोसेंस। द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगलेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, तो उसे बोलेंगे फ्लोरोसेंस। फास्फोरोसेंस मतलब क्या? स्लो इमिशन ऑफ लाइट। अब ये स्लो इमिशन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घूम के आना पड़ता है। देखिए, द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड टू ट्रिपलेट एक्साइटेड, मतलब सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में जाएगा, फिर ट्रिपलेट का सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आएगा। इसलिए फ्लोरोसेंस में स्लो इमिशन होता है, क्योंकि सिंगलेट वाला इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट जाएगा, फिर ट्रिपलेट वाला ग्राउंड स्टेट आएगा। फ्लोरोसेंस में डायरेक्टली सिंगलेट वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड का ग्राउंड में आता है। नेक्स्ट है IC, इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन में क्या होगा? सिंगलेट एक्साइटेड का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट एक्साइटेड में रहेगा, या फिर ट्रिपलेट एक्साइटेड का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट एक्साइटेड में आएगा, हायर का लोअर में आएगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट का एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, उसे बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। फिर आता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC। इसे क्या बोलते हैं कि वो सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, तो सिस्टम चेंज हो जाएगी, सिंगलेट की ट्रिपलेट सिस्टम जाएगी, इसलिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। अब नेम से ही हमें इंडिकेट होता है कि नॉन रेडिएटिव, जिसमें रेडिएशन नहीं आएगी। रेडिएशन किस में नहीं आएंगे? जहां पे इमिशन नहीं होगा वहां पे। अब देखते हैं, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द रिटर्न ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा तो एनर्जी वो इमिट नहीं करेगा। हायर एक्साइटेड स्टेट का सिर्फ कहाँ पे आया? लोअर एक्साइटेड स्टेट में आया, तो वहां पे एनर्जी इमिट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल हमने देखेंगे IC और ISC। अब डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए IC हायर S2 का S1 में आया, एनर्जी लूज नहीं करेगा क्योंकि बहुत कम एनर्जी गैप है। और T2 का T1 में आया, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अगर रहा तो वो एनर्जी रिमिट नहीं करेगा, इसीलिए उसे क्या कहा? नॉन रेडिएटिव। और रेडिएटिव में क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट का अगर ग्राउंड स्टेट में आया डायरेक्टली, तब वो एनर्जी रेडिएशन इमिट करेगा, उसे बोलेंगे रेडिएटिव। फिर उसके मैकेनिज्म क्या है? फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस, ये दोनों भी क्या हो रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। इसलिए नॉन रेडिएटिव मतलब
हायर एक्साइटेड स्टेट के लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएंगे। डू नॉट इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इमिट नहीं होगे। उसके एग्जाम्पल है IC एंड ISC। Radiative process. These processes involve the return of activated molecule from excited state to the ground state. एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे। एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो सकती है? S1 और T1, दोनों में से कोई भी हो सकती है। S1 से अगर H0 आया तो फ्लोरोसेंस, T1 से H0 आया तो फास्फोरेसेंस। तो एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड स्टेट में आया तो रेडिएटिव प्रोसेस हो जाएगी। इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ रेडिएशन, फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस आर द रेडिएटिव प्रोसेसेस। That's all for today. Thank you.